सो हेलो एवरीबॉडी। कल की क्लास में हमने देखा था व्हाट इज मोनोपोली, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड जो मोनोपोली होती है उसकी ग्राफ कैसे बनते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था कि जो मोनोपोली में डिमांड कर्व होती है और जो मार्जिनल रेवेन्यू होती है, दोनों में क्या रिलेशन होता है। सो बेसिकली आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज बैरियर्स टू एंट्री, बेसिकली कि बैरियर्स क्या होते हैं एंट्री के। सो अगर मैं इसे डिफाइन करूं, बैरियर्स वर्ड का मतलब ही होता है जो किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट करे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है, दीज आर दी ऑब्स्टिकल्स दैट प्रिवेंट और डिस्करेजेस न्यू कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। तो बेसिक कल की क्लास में हमने ये पढ़ लिया था कि इफ देयर इज एन इंडस्ट्री, ठीक है, तो इस इंडस्ट्री की सपोज ये जो मोनोपली है, ठीक है, ये एक इंडस्ट्री है जिसकी मोनोपली है इस पूरे मार्केट में, दिस इज अ मार्केट, और ये मेरी इंडस्ट्री है जो मोनोपली कंडीशन में है और वो अभी प्रॉफिट्स गेन कर रही है। तो जो बाहर से अलग अलग कॉम्पिटिटर्स इंटर करने की कोशिश करेंगे तो उनको कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए। तो दीज आर बैरियर्स टू एंट्री, कि हाउ टू रिस्ट्रिक्ट दीज कॉम्पिटिटर्स हु आर ट्राइंग टू एंटर द मार्केट, उसे कैसे हम रिस्ट्रिक्ट करें, ठीक है। सो दैट जो मेरी मोनोपोली स्टेट में ऑलरेडी एग्जिस्टेड कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को एंजॉय कर सके, ठीक है। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मींस कि प्रॉफिट तो ऑलरेडी वो एंजॉय कर रही है, और अगर कोई एक फर्म या फिर एक इंडस्ट्री मोनोपोली में रहती है तो वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को सेट कर सकती है। तो अगर वो प्राइस सेट कर सकती है, इट मींस दे कैन अर्न मोर प्रॉफिट्स। तो उनको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए अर्न करने के लिए उन्हें बैरियर्स लगाने पड़ेंगे जो एंट्री को बेसिकली रिस्ट्रिक्ट कर सके, जो हमारे मतलब मार्केट में जो बेसिकली कॉम्पिटिटर्स इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें रोक सके। सो दिस इज नोन एज बैरियर्स टू एंट्री, और ये इसका डेफिनेशन है दैट दीज आर दी ऑब्स्टेकल्स दैट प्रिवेंट्स और डिस्करेजेस न्यू कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट, ठीक है। जो न्यू कॉम्पिटिटर्स है उन्हें मार्केट में एंट्री करने से उन्हें रोक सके, डिस्करेज कर सके। दीज बैरियर्स अलाउ सिंगल फॉर्म टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड मोनोपोली में है कंपनी, जो सिंगल मतलब जो फॉर्म है जो सिंगल मोनोपोली में है, उन्हें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स के लिए, वो लॉन्ग टर्म में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को अर्न करने के लिए, वो क्या बोल सकते हो, अर्न करने के लिए वो स्पेशली जो है बैरियर्स क्रिएट करती है, ठीक है। सो दीज आर द बैरियर्स ऑफ एंट्री। और ये बैरियर्स एक्चुअली होते कितने टाइप्स के हैं, तो हमारी बुक में तो दो दे रखा है, बट वी विल स्टडी अबाउट थ्री टाइप्स ऑफ बैरियर्स। सो लेट अस नो व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ बैरियर्स। तो जो मेरी बैरियर्स होती है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बैरियर्स, थ्री टाइप्स ऑफ बैरियर्स, ठीक है। तो अब ये जो थ्री टाइप्स होती है उसमें से जो मेरी फर्स्ट बैरियर है, इट इज माई स्ट्रक्चरल बैरियर, ठीक है। वेट आई एम राइटिंग, जो मेरी फर्स्ट टाइप है, इट इज माई स्ट्रक्चरल बैरियर, स्ट्रक्चरल बैरियर। ये जो बैरियर है इसे हम लोग पता है अलग अलग नामों से भी जानते हैं, बेसिकली इसे हम लोग नेचुरल या फिर टेक्निकल बैरियर भी बोलते हैं, बुक में जो है टेक्निकल गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इज माई नेचुरल बैरियर, सेकेंड टाइप इज माई लीगल बैरियर, एंड माई थर्ड टाइप इज स्ट्रैटेजिक बैरियर, ठीक है। सो इन सभी के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर दीज बेसिकली। तो जब मैं स्ट्रक्चरल बैरियर की बात कर रही हूँ, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चरल बैरियर, तो स्ट्रक्चरल बैरियर को ये कह सकते हो तुम कि जो कंपनी है मेरी, जो इंडस्ट्री है, सपोज दिस इज माई इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के अंदर जो इनहेरेंट क्वालिटीज होती है, ठीक है, या फिर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उसके कारण जो मोनोपोली स्टैब्लिश होती है, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर्स। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ इसमें, वी कैन से कि रिसोर्सेज की बात ले लो, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं रिसोर्सेज की बात ले रही हूँ, ठीक है। तो रिसोर्सेज बेसिकली जो रॉ मटेरियल्स हो गए। तो अगर किसी कंपनी के पास या फिर किसी फॉर्म के पास रॉ मटेरियल्स का फुल एक्सेस है, जैसे हमने कल के क्लास में एक एग्जांपल लिया था डीबीएस, ठीक है, तो ये एक मोनोपोली है, ये एक इंडस्ट्री है जिसकी मोनोपोली मतलब अप्रोक्स जो 90% है या फिर जो मेजोरिटी ऑफ डायमंड वर्ल्ड का, ये डीबीएस के पास है, ठीक है। सो जो रॉ मटेरियल्स की एक्सेस होती है, तो अगर वो किसी कंपनी या फॉर्म के पास एग्जिस्ट करती है, देन इट कम्स अंडर स्ट्रक्चरल बैरियर, कि अगर रॉ मटेरियल्स ही नहीं है मार्केट में या फिर ये इकोनॉमी में, तो विदाउट रॉ मटेरियल कोई कॉम्पिटिटर कैसे एंटर करेगा, बिकॉज रॉ मटेरियल्स आर द एसेंशियल्स टू प्रोड्यूस द गुड। और जब रॉ मटेरियल्स ही कोई एक इंडस्ट्री अपने अंडर में लेके रख रही है, तो वी कांट जस्ट मतलब कोई कॉम्पिटिटर बन ही नहीं सकता ना, क्योंकि रॉ मटेरियल्स ही अवेलेबल नहीं है। तो दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल बैरियर। स्ट्रक्चरल बैरियर मींस जो बेसिकली इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस्ट्री को शो करे, कि इंडस्ट्री के पास जो पहले से एग्जिस्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वालिटीज है, उसके बेसिस पे अगर बैरियर क्रिएट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल बैरियर, ठीक है। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल बैरियर्स, तो लीगल वर्ड का ही मतलब है रिलेटेड टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट किसी इंडस्ट्री या फॉर्म को, मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली में जो फॉर्म एंड इंडस्ट्री, दीज आर सेम, क्योंकि एक ही सेलर होता है, चाहे तुम फॉर्म बोलो इंडस्ट्री बोलो, लेकिन अगर मैं कंपटीशन की बात करूंगी तो दीज आर डिफरेंट। तो अगर मैं मोनोपोली की बात कर रही हूँ, तो मोनोपोली में जो लीगल बैरियर्स होते हैं, लीगल इज बेसिकली विच इज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट बैरियर्स क्रिएट करती है, जस्ट एग्जाम्पल लाइसेंस, लाइसेंस लगा दिया, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल है हमारा जो हमने कल पढ़ा था, पेटेंट,
पेटेंट राइट्स। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ लीगल बैरियर्स कि गवर्नमेंट कैसे मार्केट को इफेक्ट करती है कि मोनोपोली सिचुएशन में रखने के लिए वो कुछ अपने स्टेप्स लेती है सो दैट जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड मोनोपोली है वो एग्जिस्ट करे, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक बैरियर्स। तो स्ट्रेटेजिक बैरियर्स जो होते हैं वो बेसिकली इसको बोल सकते हो, दीज आर बेसिकली डायरेक्ट टेकन बाय द इनकम्बेंट फर्म टू कीप राइवल्स आउट। इनकम्बेंट फर्म इज बेसिकली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोनोपोली है, ठीक है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोनोपोली फॉर्म है, ठीक है, वो इस स्ट्रेटेजिक बैरियर्स का यूज करती है सो दैट जो कॉम्पिटिटर्स है, ठीक है, उसको वो अवे रख सके, उसको इंटर करने से रिस्ट्रिक्ट कर सके। तो अगर फॉर्म्स कोई स्टेप लेती है, बैरियर्स क्रिएट करती है कंपटीशन को रिमूव करने के लिए, तो वो स्ट्रेटेजिक बैरियर्स होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो जैसे प्राइसिंग। अगर फर्म्स जो है प्राइस को चेंज करे, सपोज प्राइस को डिक्रीज कर दिया, बहुत ज्यादा ही डिक्रीज कर दिया, तो मतलब जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि कॉस्ट मेरी आ रही है 800, ठीक है, और मैंने प्राइस को रख दिया 600, मैंने कॉस्ट से भी कम कर दिया प्राइस, ठीक है, फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। जब मेरे मार्केट में सपोज आई हैव एन इंडस्ट्री और उस टाइम पे मेरे पास मतलब कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, मेरे मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, तो मैंने क्या किया उस टाइम पे, मेरे कॉस्ट तो 800 है बट मैंने प्राइस को डिक्रीज करके 600 कर दिया, तो उस टाइम पे बेसिक मुझे लॉस होगा, ठीक है। बट जो कॉम्पिटिटर्स है दे कांट एंटर द मार्केट बिकॉज उनकी कॉस्ट हाई होगी और वो प्राइस को इतना लो नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉफिट मेंटेन करनी है, तो वो इंटर करने मतलब वो इंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है जो इंटर करने आए थे, वो अगर वो जब वापस चले जाएंगे, हमने फिर प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया बिकॉज वी नो कि जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली में प्राइसेस को जो है क्या बोल सकते हैं उसको, प्राइसेस जो सेट करती है, दे आर द सेलर, जो मोनोपोलिस्टिक जो इंडस्ट्री होती है, दे सेट द प्राइस, तो उनकी मर्जी कब वो प्राइस को इंक्रीज कर दे, कब वो प्राइस को डिक्रीज कर दे। तो जब मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आएंगे, ठीक है, उन्हें थ्रेट फील होगा कि अच्छा मार्केट में कोई और कंट्री बोल रही हूँ मैं, कंपनी आ रही है, तो उस टाइम वो प्राइसेस को डिक्रीज कर देंगे, कंज्यूमर उनके पास ही रहेंगे, और जब वो कंपनी चली जाएगी देन वो प्राइसेस को इंक्रीज कर देंगे साइमल्टेनियसली। तो प्राइसेस को जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो दैट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक बैरियर। तो बेसिकली तीन टाइप की बैरियर होती है। पहली स्ट्रक्चरल बैरियर, जिसमें कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड मोनोपोली है जिस इंडस्ट्री के पास, जिस फॉर्म के पास, उस मोनोपोली में ऑलरेडी एग्जिस्टेड कुछ क्वालिटीज होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जिसके कारण वहां पे बैरियर्स क्रिएट होते हैं, जैसे रिसोर्सेज की अलॉटमेंट, रिसोर्सेज किसके पास है, एक्सेस, ठीक है। सेकंड जो है वो है मेरी लीगल बैरियर। लीगल वर्ड मींस बेसिकली जो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाए, ऐसे बैरियर्स जो गवर्नमेंट लगा रही हो। और थर्ड इज माई स्ट्रेटेजिक बैरियर। बेसिकली अगर फर्म कुछ स्टेप्स लेती है टू क्रिएट बैरियर अगेंस्ट द कॉम्पिटिटर, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बैरियर। तो आई होप कि ये तीन टाइप्स ऑफ बैरियर क्लियर होंगे। हम तीनों को इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे, तो अभी तो मतलब डेफिनेशन आई थिंक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जो मेरी फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइप में आई विल राइट, या तो जो मेरी फर्स्ट टाइप ऑफ बैरियर है, इट इज स्ट्रक्चरल बैरियर। स्ट्रक्चरल बैरियर, ये तो हमने समझ लिया व्हाट इज स्ट्रक्चरल बैरियर। बेसिकली ऐसे बैरियर जो फॉर्म्स के इनहेरेंट क्वालिटीज से जो है बैरियर्स क्रिएट होते हैं, उसे हम लोग स्ट्रक्चरल बैरियर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मेरा फर्स्ट पार्ट है, जो पहला एग्जांपल कह लो, वो है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो क्या होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल? बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर मैं पूछूं व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जो हमने कल की क्लास में बेसिक पढ़ा था कि उसको अगर रिकैप करूं, तो अगर कोई फर्म अपने क्वांटिटी को बढ़ाती है, यानी क्वांटिटी जो है प्रोडक्शन की उसको इंक्रीज करती है, जिसके कारण उनकी जो प्राइस है या फिर जो कॉस्ट है वो डिक्रीज कर जाती है। प्राइस मत लिखो, कॉस्ट लिख लो, ठीक है। जिसके कारण जो कॉस्ट है वो डिक्रीज कर जाती है। अगर मैं मतलब जैसे मैंने कल बताया था कि जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ, जो मेरी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, जो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट लगाया है, तो वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में। तो मैं चाहे क्वांटिटी 1 यूनिट प्रोड्यूस करूँ, 2 यूनिट प्रोड्यूस करूँ या 3 यूनिट प्रोड्यूस करूँ, तो जो मेरे फर्स्ट यूनिट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट लगा होगा, इट विल बी हायर देन दीज टू, ठीक है। अब मैं नीचे कितने भी गुड्स को प्रोड्यूस करूँ, मेरी तो वो स्टार्टिंग वाली कॉस्ट तो लगेगी नहीं। मैं दोबारा थोड़ी ना मशीन सेटअप करूंगी, ना ही मैं दोबारा लेबर को बुलाऊंगी, वही लेबर काम कर रहे होंगे, वही मशीन वर्क कर रही होगी, और जिसके कारण मेरे मोर यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे होंगे। तो बाय द टर्म्स अगर हम अपने क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो मेरी कॉस्ट डिक्रीज होती है, ठीक है, जिसे हम लोग हमने ये कल की क्लास में पढ़ा है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इसी से रिलेटेड है। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? लेट मी डिफाइन दिस टर्म। So economies of scale, जो सो बेसिकली जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होती है, दीज रिफर्स टू द कॉस्ट एडवांटेजेस। मैं लिख रही हूँ, दीज रिफर्स टू द कॉस्ट एडवांटेजेस a firm experience when it increases its level of प्रोडक्शन। जो भी हमने समझा है उसी को बस मैं वर्ड्स में लिख रही हूँ। लेवल ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू द फॉल, leading to the fall in average per unit cost of output।
ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे हमने पढ़ा कि अगर मैं क्वांटिटी को इंक्रीज कर रही हूँ, क्वांटिटी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रही हूँ और जिसके कारण मेरी कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जो मैंने बेसिक बताया, ठीक है, कि पहले यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत पड़ी, और फिक्स्ड कॉस्ट में हमने मशीन लगाई, हमने लेबर यूज किया, हमने कैपिटल लगाया, तो इन सब की कॉस्ट तो हाई होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज करूँ 1 से 2, 2 से 3, ठीक है, मैं इंक्रीज कर रही हूँ, तो इनमें कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रहा, मेरा थोड़ा ही सा इंक्रीज होगा कॉस्ट, तो जो मेरी मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज होगी, या फिर जो एवरेज कॉस्ट है दिस विल डिक्रीज। तो दिस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो अगर कोई फर्म इंक्रीज करती है अपने लेवल ऑफ प्रोडक्शन को, बेसिकली अगर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही है, तो इट विल लीड इन द फॉल ऑफ एवरेज पर यूनिट कॉस्ट ऑफ आउटपुट। जो मेरी पर यूनिट कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट है, एक यूनिट मतलब किसी भी कमोडिटी के एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जो मुझे कॉस्ट लग रही है, ठीक है, उसको वो डिक्रीज कर देती है। एक यूनिट ऑफ किसी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसे वो डिक्रीज कर देती है। तो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज कर रही हूँ, प्रोडक्शन इंक्रीज करती हूँ, तो मेरी एवरेज कॉस्ट डिक्रीज हो जाती है। दिस इज नोन एज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बेसिकली जो रिजल्ट देता है, व्हाट इज रिजल्टेंट, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण मेरी नेचुरल मोनोपोली स्टैब्लिश होती है। ये तो हम समझ गए कि व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल, कि अगर मार्केट में हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं तो मेरी कॉस्ट डिक्रीज कर रही है, तो कॉस्ट डिक्रीज करेंगे, ठीक है, जिसके कारण मेरी नेचुरल मोनोपोली इंक्रीज कर जाती है। अब बोलोगे व्हाट इज नेचुरल मोनोपोली, सो बेसिकली नेचुरल मोनोपोली को तुम ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि इट अकर्स व्हेन वन फर्म कैन प्रोड्यूस द एंटायर मार्केट। बेसिकली जो मेरी मार्केट है, ठीक है, इस मार्केट में सिर्फ एक ही फर्म एक्ट करे, एक ही फर्म इसको पूरा मतलब वो अपनी मोनोपोली स्टैब्लिश करे, इस फर्म के अलावा कोई और फर्म वहां पे एग्जिस्ट ही ना करे, जो कंज्यूमर्स है उनको वही सप्लाई करे बेसिकली, ठीक है। सो जैसे इसका अगर डेफिनेशन होगा, तो इट अकर्स व्हेन फर्म कैन प्रोड्यूस द एंटायर मार्केट आउटपुट एट अ लोअर कॉस्ट देन मल्टीपल फर्म्स ड्यू टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो वेट, लेट मी राइट इट। सो बेसिकली अगर एक फर्म प्रोड्यूस कर रही है, फर्म प्रोड्यूसेस द एंटायर मार्केट आउटपुट एट लोअर कॉस्ट, ठीक है, कंपेयर टू द मल्टीपल, या फिर कह सकते हो कंपेयर टू द मल्टीपल फॉर्म्स, ठीक है, जिसे हम लोग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ईओएस रख लो शॉर्ट में, ठीक है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण अगर एक फर्म प्रोड्यूस करती है, जो मार्केट है मेरी, मार्केट में अगर सपोज डिमांड हो रही है 500 यूनिट्स ऑफ पेन की, तो अगर एक सिंगल फर्म इस डिमांड को फुलफिल करने में कैपेबल है, तो दिस विल मतलब वो जो फर्म है वो नेचुरल मोनोपोली स्टैब्लिश करेगी। और ये होगा क्यों? ड्यू टू द इकोनॉमी ऑफ स्केल, बिकॉज उन्होंने अपने क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज किया है एंड कॉस्ट मेरी डिक्रीज कर गई है। तो कॉस्ट अगर मैं कंपेयर करूं मल्टीपल फर्म से, तो अगर कोई दूसरी फर्म आना चाहे तो उनकी कॉस्ट तो हायर रहेगी ना, बिकॉज उनके पास प्री एग्जिस्टेड फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं, प्री एग्जिस्टेड फॉर्म तो है नहीं। अगर दूसरी फॉर्म्स आएगी तो उन्हें कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा, वो उस प्राइस पे मार्केट को ऑपरेट नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो अगर फॉर्म जो नेचुरल मोनोपोली में है, अगर फॉर्म पूरे एक मार्केट के डिमांड को या आउटपुट को जनरेट कर सके एट कंपेरेटिवली लोअर कॉस्ट, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल मोनोपोली। और ये नेचुरल मोनोपोली होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल के कारण। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? इट इज बेसिकली इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन क्वांटिटी सो दैट माय एवरेज कॉस्ट, या फिर कह लो जो पर यूनिट कॉस्ट है, इट विल डिक्रीज, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट बैरियर जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बैरियर, सॉरी स्ट्रक्चरल बैरियर। तो स्ट्रक्चरल बैरियर का फर्स्ट है मेरा इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जो रिस्ट्रिक्ट करता है दूसरे फॉर्म्स को टू एंटर द मार्केट, बिकॉज उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं होती, वो लोअर कॉस्ट पे मार्केट को ऑपरेट नहीं कर सकते, लोअर कॉस्ट पे सामान का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो जब प्रोडक्शन नहीं होगा, वो मार्केट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाएगी, कॉस्ट मिनिमाइजेशन नहीं हो पाएगा, सो दे कांट एंटर द मार्केट, ठीक है। तो मोनोपोली मेरी यहाँ पे स्टैब्लिश होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड द सेकंड पॉइंट अंडर द स्ट्रक्चरल मोनोपोली। सो जो मेरी सेकंड पॉइंट है, इट इज बेसिकली जो मेरी सेकंड पॉइंट है, इट इज बेसिकली द हाई संक कॉस्ट, हाई संक cost. So what do you mean by sunk cost? What is this sunk cost? So let me write. It is basically related to the investment. ठीक है, अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे जस्ट लाइक इन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर कह लो R&D लिख रही हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हाई संक कॉस्ट की मैं बात करूँ, तो जस्ट टेक एन एग्जांपल, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, उसने मोनोपोली ऑलरेडी एग्जिस्ट कर लिया, ठीक है, मोनोपोली है उनके पास। अब जो दूसरी कॉम्पिटिटर्स है, सपोज दीज आर द कंपनीज या फिर इंडस्ट्री जो कॉम्पीट कर रही है कि मार्केट में इंटर कर जाए, तो संक कॉस्ट इज बेसिकली द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इनिशियली इन्वेस्टमेंट लगती है इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए। व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि अगर हम किसी मतलब बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं, तो हमें इंफ्रा चाहिए होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने
करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए होगा, कैपिटल के साथ साथ हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए होगा कि हाउ मतलब हम बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कोई भी प्रोजेक्ट पे वर्क नहीं कर सकते। तो इन सभी में कैपिटल जाएगा मेरा, ठीक है। और कैपिटल जो ये कंपनीज है वो खर्च करने को तो तैयार है, सो दे कैन पे द बिल या फिर वो पे कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या भरोसा कि इन फ्यूचर अगर वो मोनोपोली में एंटर कर भी जाए, तो सपोज अगर उनकी जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाए, ठीक है, वो फेल हो जाए उस चीज को ऑपरेट करने में, तो उनकी जो ये इनिशियल कॉस्ट है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगी है, वो तो वापस नहीं आने वाली, ठीक है। जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हो, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप बिल्ड करते हो या करते हो, तो उनमें जो कॉस्ट जाता है, उनमें जो कैपिटल इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर आपकी बिजनेस, क्योंकि बिजनेस इज बेसिकली व्हाट इज, देयर इज लॉस, देयर इज अ चांस ऑफ लॉस एंड देयर इज अ चांस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकता है। तो इन द केस ऑफ लॉस, अगर लॉस हुआ तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो लॉस होगा, बेसिकली जो कैपिटल लॉस होगा, वो बियर नहीं कर सकती जो हमारी कॉम्पिटिटर्स है, बिकॉज दे आर जस्ट एंटरिंग इनटू द मार्केट, और उनके पास मतलब उन वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर रही है, तो ये सारी चीजें प्रॉफिट नहीं देती है हमें, ठीक है। तो प्रॉफिट नहीं अर्न किया, उनकी लॉस हो जाएगी, तो बेसिकली दे आर नॉट रेडी फॉर द लॉसेस। इसे ही हम लोग बोलते हैं हाई संक कॉस्ट, कि बेसिकली मार्केट में एंटर करने के लिए हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, सो दैट हम इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्ड कर सके। और अगर मेरी बिजनेस फेल हो जाती है, तो दीज कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, विच मेक द एंट्री एक्सट्रीमली रिस्की। तो एंट्री ही मेरी रिस्की हो जाती है, बिकॉज दीज कॉस्ट जो है वो रिकवर नहीं कर सकती, ठीक है। सो दिस इज नोन एज हाई संक कॉस्ट। तो मोस्टली जो हमारी कॉम्पिटिटर्स होती है वो हाई संक कॉस्ट के कारण, मतलब ये जो इतनी सारी कॉस्ट है, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, उसके कारण ही मार्केट में एंटर करने से रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। सो दिस विल क्रिएट अ बैरियर, जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल बैरियर के अंदर पढ़ते हैं। सो हमारी फर्स्ट हो गई इकोनॉमीज ऑफ स्केल, सेकंड हो गई मेरी हाई संक कॉस्ट, ठीक है। नाउ माय थर्ड, सो मेरी जो थर्ड है, इट इज, वो हमने एग्जांपल में डिस्कस कर लिया था वैसे। तो थर्ड इज कंट्रोल ओवर एसेंशियल रिसोर्सेज, एसेंशियल रिसोर्सेज। सो बेसिकली इसे तो हमने कई बार पढ़ लिया है कि अगर किसी इंडस्ट्री में मोनोपोली है, ठीक है, और उन्होंने मेजोरिटी ऑफ रिसोर्सेज को या फिर रॉ मटेरियल्स को अपने पास रख लिया है, ठीक है, दे हैव द राइट टू ऑपरेट एंड डू वट एवर दे वांट टू डू, ठीक है, तो उनके पास है, तो जो मेरी कॉम्पिटिटर्स है उनके पास रॉ मटेरियल का एक्सेस ही नहीं है, और जब एक्सेस नहीं होगा तो वो मार्केट में एंटर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्म्स जो है ओन कर लेती है अ लार्ज अमाउंट ऑफ, या फिर कह लो तो ओनली सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, या फिर ओनली सोर्स ऑफ द की ऑफ द रॉ मटेरियल, ठीक है। तो जो ओनली सोर्स है जहां से रॉ मटेरियल मिले, अगर उसे ही फर्म्स ओन कर ले, उसे ही फर्म अपने अंडर कर ले, तो फिर जो मेरी दूसरी कॉम्पिटिटर्स है उनके पास तो रॉ मटेरियल्स आएगा ही नहीं, और जब रॉ मटेरियल्स नहीं आएगा, सो दे कांट एंटर द मार्केट बिकॉज दे कांट प्रोड्यूस, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल हमने लिया था डीबीएस का, ठीक है, कि वो जो हमारी मार्केट होती है, मार्केट में से जो मेजोरिटी या फिर कह लो मैक्सिमम अमाउंट 90% ऑफ डायमंड उसे वो होल्ड करती है, बिकॉज उनके पास एक्सेस है रॉ मटेरियल्स का। उन्होंने माइंस जहां पे भी पता चल रहा होता है कि अच्छा यहाँ पे डायमंड्स का एक्सेस है, ये माइन खुदा और माइन के अंदर बहुत सारी डायमंड आ सकती है, तो वो माइन को ही कैप्चर कर लेते हैं। तो ये जो एक्सेस है वो दूसरे कॉम्पिटिटर के पास जा ही नहीं पाता, दैट्स वाई ये एक मतलब बेसिकली ये बहुत एसेंशियल बैरियर क्रिएट करता है, सो दैट जो मेरी कॉम्पिटिटर्स है या कॉम्पिटिटर्स फॉर्म है वो मार्केट में एंटर ना कर सके, ठीक है। सो ये हो गई मेरी थर्ड। अब जो मेरी लास्ट है बेसिकली, वो है मेरी, वेट, नेटवर्क इफेक्ट्स, और इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। सपोज मैं इसमें एक एग्जांपल लेना चाहूंगी यूट्यूब की। आई एम सो सॉरी, या, सो आई वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब। जो मेरी यूट्यूब है उसकी मोनोपोली एक टाइप से मार्केट में है, ठीक है। तो उनके पास नेटवर्किंग है, जो उनकी ऑडियंस है, जैसे हम लोग, जो ऑडियंस है, दे बिलीव, जो ऑडियंस है उनके पास फुल फेथ है, वो उसको ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, और दे नो कि यूट्यूब कैसा है, मतलब कैसी उसकी फैसिलिटीज है, कैसे उसमें सारे वर्क्स होते हैं। तो अगर यूट्यूब को के बदले या फिर मार्केट में कोई और कॉम्पिटिटर आए, सपोज कोई और वीडियो वाली कॉम्पिटिटर आए, तो जो हमारी ऑडियंस है उनको इस पे फेथ करने में बहुत टाइम लगेगा, और आई थिंक दे कांट फेथ ऑन, ऐसे डायरेक्ट तो नहीं कर सकते। तो अगर किसी नेटवर्क के, मतलब अगर कोई, जैसे मेरी सोशल मीडिया हैंडल है और आई हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ नेटवर्क ऑन दिस हैंडल या फिर सोशल मीडिया अकाउंट, या फिर जो सोशल मीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, तो एप्स होते हैं, तो उसमें अगर मेरी नेटवर्क की रीच बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण भी जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे बैरियर्स आता है कि दे कांट एंटर द मार्केट, बिकॉज दे हैव, बिकॉज जो मोनोपोली ऑलरेडी स्टैब्लिश कर चुकी है, दे हैव अ नेटवर्क, ठीक है, कि उनकी जो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस है, दे हैव अ फेथ ऑन दैट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो कोई तीसरा आने में बहुत ही ज्यादा, मतलब एक टाइप का रिस्ट्रिक्शन बन जाता है, अगर यूट्यूब के बदले कोई और आ जाए, तो क्या भरोसा मेरा कि मैं यूट्यूब से उस पर शिफ्ट हो जाऊँ, ठीक है। तो इट विल क्रिएट अ बैरियर फॉर अस। सो बेसिकली हमने पढ़ा, अगर मैं समराइज करूँ इसे, तो जो मेरी स्ट्रक्चरल बैरियर है, उसमें हमने 4 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा। पहला तो था मेरा इकोनॉमी ऑफ स्केल,
ठीक है। और ये किसमें होता है, नेचुरल मोनोपोली के कारण क्रिएट, मतलब इकोनॉमी ऑफ स्केल होता है जिसके कारण नेचुरल मोनोपोली क्रिएट होता है। ठीक है। देन मेरा सेकंड था मेरा हाई संक कॉस्ट। हाई संक कॉस्ट जो मेरी थर्ड थी बेसिकली कि जो इन्वेस्टमेंट, ये हाई संक कॉस्ट मींस जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होती है, और अगर मेरी बिजनेस फेल हो जाती है तो रिकवर करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, मतलब प्रॉब्लम्स होती है। दैट्स व्हाई दे दिस रिस्ट्रिक्ट द बैरियर्स, मतलब जो बेसिकली जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी एंट्री को वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। एंड जो थर्ड है वो मेरी है रॉ मटेरियल्स। अगर इसका एक्सेस नहीं है तो फिर कोई भी दूसरी जो मेरी कॉम्पिटिटर है वो मार्केट मेंटेन नहीं कर सकती। एंड थर्ड इज माई नेटवर्क इफेक्ट। ठीक है। सो ये हमने कवर किया फर्स्ट बैरियर के अंडर स्ट्रक्चरल बैरियर। अब हम लोग सेकंड बैरियर के पास जाएंगे। सेकंड जो है मेरी दैट इज लीगल बैरियर। ठीक है। तो हमने पढ़ लिया व्हाट इज लीगल बैरियर, बेसिकली ऐसी बैरियर जो गवर्नमेंट इम्पोज करे। ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं लीगल बैरियर। इसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स है, चलो इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझे। जो मेरी पहली लीगल बैरियर है, ठीक है, तो पहली लीगल बैरियर इज पेटेंट्स या फिर कॉपीराइट्स। सो बेसिकली पेटेंट्स और कॉपीराइट्स हम क्या समझते हैं कि किसी एक इंडस्ट्री ने, किसी एक फॉर्म ने इनोवेशन किया या फिर रिसर्च किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, कुछ इनोवेट किया, कुछ नया खोजा। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दवाइयाँ, जो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, उन्होंने एक नई वैरायटी की मेडिसिन के फॉर्मूले को इनोवेट किया। ठीक है। अब इन्वेंट किया जो मेडिसिन है, तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो इनको लीगल राइट्स देती है। पेटेंट्स इज बेसिकली सपोज 20 ईयर्स के लिए मार्केट में सिर्फ यही जो कंपनी है, सपोज एक कंपनी है या फिर इंडस्ट्री है जिसका नाम है ए, तो ये जो ए कंपनी है वही इस मेडिसिन को मार्केट में सप्लाई कर सकती है। ठीक है। तो जब गवर्नमेंट किसी एक कंपनी को, किसी एक इंडस्ट्री को उनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर उनके इनोवेशन या फिर उनके क्या बोल सकते हो इन्वेंशन के बेसिस पे उन्हें पेटेंट्स देती है कि फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की 20 ईयर्स या फिर मोर देन दैट, मोर देन तो नहीं, 20 ईयर्स ही बेसिकली होता है, तो 20 ईयर्स के लिए इस मार्केट में आपका राज है कि आप ही सिर्फ ये वाले पर्टिकुलर मेडिसिन आप ही सप्लाई करोगे, आप ही प्रोड्यूस करोगे। तो दीज आर नोन एज पेटेंट्स। ठीक है। ऐसा ही हम देखते हैं कॉपीराइट्स, अगर कोई कॉपी भी कर रहा है तो उस पर कॉपीराइट आ जाता है। ठीक है। तो वो उस चीज को ये हैंडल करती है। जो मेरी सेकंड है, सेकंड इज बेसिकली लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग और वी कैन से दैट फ्रेंचाइजेस। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है किसी चीज पे, मतलब पर्टिकुलर वो लाइसेंस दे देती है टू ऑपरेट ऑन समथिंग। ठीक है। जैसे कि फ्रेंचाइजेस के बारे में सुना होगा कि किसी एक कमोडिटी का वो फ्रेंचाइज ले लेते हैं, तो गवर्नमेंट किसी मतलब जो इंडस्ट्री है उसे लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है कि आप ही इस गुड्स को मार्केट में सेल कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लूँ तो लिकर, लिकर कह सकते हो या फिर हाँ कह सकते हो। ठीक है। तो लिकर हो गया, तो इसकी लाइसेंस किसी पर्टिकुलर कंपनी को ही मिलती है कि आप मार्केट में सेल कर सकते हो, या फिर फ्रेंचाइज तो वो गवर्नमेंट के थ्रू लाइसेंस गिवन होती है। ठीक है। तो वो भी एक टाइप का बैरियर क्रिएट करता है मार्केट में, क्योंकि जनरली जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं अगर वो स्मॉल लेवल पे, तो उन्हें लाइसेंस नहीं मिलता ना, क्योंकि गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर कंपनी को ही लाइसेंस प्रोवाइड करती है या फिर फ्रेंचाइज प्रोवाइड करती है। ठीक है। जो मेरी थर्ड है, इट इज बेसिकली टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। ये हमने बहुत देखा है। टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट क्या करती है, सपोज ऐसा हमने अपने पास्ट में देखा था कि ये मेरी इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है। और बाहर से जो कंट्रीज है, ठीक है, ऑल ओवर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन मार्केट्स में इंटर करना चाह रही है। ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उन पे टैरिफ्स लगा देती है, बेसिकली हाई टैक्सेस लगा देती है कि आप अगर मार्केट में इंटर करना चाहते हो तो यू हैव टू पे द टैक्सेस। ठीक है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देती है उन सारी जो इंडस्ट्रीज है या जो फॉर्म्स है जो बाहर से, बाहर की कंट्रीज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आ रही है हमारे इंडियन मार्केट्स में, तो उन पे ये टैरिफ्स और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, सो दैट जो गवर्नमेंट है वो इंडिया के अंदर जो डोमेस्टिक मार्केट्स है या फिर डोमेस्टिक मोनोपोलीज है, एक टाइप का ये मोनोपोली की तरह एक्ट कर रही है, तो डोमेस्टिक मोनोपोली को ये बचा सके, सेफ गार्ड प्रोवाइड कर सके, सो दैट ये जो डोमेस्टिक मार्केट्स है या फिर डोमेस्टिक मोनोपोली है वो ग्रो कर सके अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो गवर्नमेंट टैरिफ्स और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगाती है सो दैट डोमेस्टिक मार्केट्स को वो एक सेफ साइड प्रोवाइड करे, सो दैट दे कैन ग्रो इजिली। जो बाहर की कॉम्पिटिशन है उसे वो रिस्ट्रिक्ट करती है। सो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बैरियर। ठीक है। तो लीगल बैरियर्स में ये बेसिक तीन ही है कि फर्स्ट इज पेटेंट एंड कॉपीराइट, थर्ड इज सेकंड इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइज, एंड थर्ड इज टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। तो गवर्नमेंट इन तीनों चीजों पे ऑपरेट करती है सो दैट दे कैन एक्ट एज अ बैरियर फॉर द मोनोपोली। ठीक है। अब जो मेरी लास्ट पार्ट है, ठीक है, जो थर्ड टाइप की बैरियर है मेरी, जो मेरी थर्ड टाइप की बैरियर है, इट इज बेसिकली स्ट्रैटेजिक बैरियर। स्ट्रैटेजिक बैरियर। और ये बेसिकली कौन लेता है, तो इट इज डायरेक्टली टेकन बाय द फॉर्म्स। फॉर्म्स कुछ अगर डिसीजन ले रही है विच एक्ट एज अ बैरियर,
ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटेजिक बैरियर। जस्ट एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मेरे इसमें आता है, पहला है प्रीडेटरी प्राइसिंग। ठीक है, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो मोनोपोलिस्ट होती है वो टेम्पोररी, फॉर ए टेम्पोररी फेज, एक शॉर्ट टर्म के लिए टेम्पोररी लो कर देती है प्राइसेस को। ठीक है, मतलब प्राइसेस को वो डिक्रीज कर देती है एज कंपेयर टू द कॉस्ट। जैसा मैंने बताया था कि अगर मेरी कॉस्ट 800 है, ठीक है, कॉस्ट इज इक्वल टू 800, तो मैंने जो, अगर मैं मोनोपोलिस्ट हूँ तो मैंने क्या किया, कॉस्ट से भी ज्यादा अपने प्राइस को डिक्रीज कर दिया। आई पुट माई प्राइस एट 600। ठीक है, तो ये एक टेम्पोररी फेज के लिए किया जाता है, छोटे टर्म्स के लिए, जब जो हमारी कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट में एंटर करने की कोशिश करती है, उस टाइम पे हमने क्या किया, हमने प्राइस को ही डिक्रीज कर दिया, हमने कॉस्ट से भी डिक्रीज कर दिया। तो अगर मैं कॉस्ट से डिक्रीज कर दे रही हूँ तो जो मेरी कॉम्पिटिटर्स है दे कांट एंटर द मार्केट, क्योंकि जो कॉम्पिटिटर्स है दे आर पेइंग हाई कॉस्ट, और वो हाई कॉस्ट अगर पे कर रही है तो वो कॉस्ट से ज्यादा प्राइस को थोड़ी ना डिक्रीज कर सकती है। ठीक है, तो प्राइस ये टेम्पोररी फेज के लिए होता है, और जैसे ही ये लोग जो कॉम्पिटिटर्स है वो मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे, मतलब वो चले जाएंगे, देन वो वापस से प्राइस को इंक्रीज कर देती है। फिर उसने प्राइस को, अब तो उन्हीं की मोनोपोली है ना, वो अपने अकॉर्डिंग प्राइस को चेंज कर सकते हैं। कॉस्ट सपोज 800 था, उन्होंने प्राइस को इंक्रीज करके 1800 कर दिया, तो अब तो मार्केट में कॉम्पिटिटर्स है ही नहीं, मोनोपोली है, तो अब जो कंज्यूमर है वो 1800 में भी परचेज करेंगे। सो दिस इज द प्रेडेटरी प्राइसिंग, कि वो टेम्पोररी फेज के लिए प्राइस को डिक्रीज कर देती है, सो दैट जो मेरी कॉम्पिटिटर्स है वो उस प्राइस पे ऑपरेट ना कर सके, उस प्राइस पे गुड्स को सेल ना कर सके, और वो मतलब ऑटोमेटिकली जो है हमारे मार्केट से आउट हो जाएंगी। ठीक है, स्ट्रेटेजिक बैरियर्स में एक और मेरी आती है, सेकंड इज ब्रांड लॉयलिटी। ब्रांड लॉयलिटी या फिर कह लो एंड हैवी एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, तो बेसिकली जो फॉर्म्स होती है वो क्या करती है, अपने गुड्स के प्रमोशन के लिए हाई पेमेंट्स करती है। ठीक है, उनकी जो पेमेंट्स होती है वो बहुत ज्यादा होती है, एडवर्टीजमेंट में लगाती है। ठीक है, तो हाई पेमेंट्स लगाती है, हाई प्राइसेस, या फिर कह लो स्पेंडिंग मिलियंस ऑफ मनी इन एडवर्टाइजिंग। तो ये अगर एडवर्टाइजिंग में ये फॉर्म्स इतने सारे मनी लगा रही है, ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड। मतलब बेसिकली जो ब्रांड के प्रमोशंस होते हैं तो उनकी एडवर्टाइजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए वो ब्रांड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो जो मेरी कॉम्पिटिटर्स फॉर्म्स है वो इतना ज्यादा हैवी अमाउंट वो अपने एडवर्टीजमेंट में नहीं इनकर कर सकती। ठीक है, और वैसे भी मार्केट में जो स्ट्रॉन्ग ब्रांड बन गई तो उनकी मतलब बेसिक लोगों के भी दिमाग में, कंज्यूमर्स के भी दिमाग में आता है कि दिस ब्रांड इज वेरी गुड। ठीक है, तो ये जो कॉम्पिटिटर है हमारा, या फिर कह लो कॉम्पिटिटर फॉर्म है, एक तो वो एडवर्टीजमेंट में इतने पैसे नहीं लगा सकती। ठीक है, बिकॉज दे हैव नो प्रॉफिट्स। ठीक है, वो जस्ट अभी ऑपरेट ही कर रही है, दे आर एट इनिशियल फेज। ठीक है, दूसरी बात, ऑलरेडी ये जो मेरी मोनोपोली वाली फॉर्म है वो ब्रांड स्ट्रॉन्ग ब्रांड सेटअप कर चुकी है मार्केट में। ठीक है, तो अगर मेरी ब्रांडिंग बहुत अच्छी है, मेरी एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छी है, जो कि फॉर्म्स करती है सो दैट वो मोनोपोली के कंडीशन में बने रहे, तो उसे भी हम एक बैरियर की तरह ले सकते हैं। ठीक है, जो मेरी लास्ट लास्ट नहीं, इतना ही था वैसे, तो प्रीडेटरी प्राइसिंग, तो बेसिकली हमने क्या किया, एक बार मैं इसे समराइज करती हूँ। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि बैरियर्स होते क्या है। ठीक है, बैरियर्स टू एंट्री होती क्या है, व्हाट इज इट, हमने पढ़ लिया। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो 3 टाइप्स की होती है। पहली जो होती है वो मेरी होती है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल बैरियर, जिसे हम लोग टेक्निकल बैरियर भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ा था इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है, जिसके कारण मेरी नेचुरल मोनोपोली स्टैब्लिश होती है। फिर हमने पढ़ा था हाई संक कॉस्ट। ठीक है, देन फिर हमने क्या पढ़ा था, इसके अलावा क्या था हमारा, कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल्स, जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज की एक्सेस। ठीक है, और लास्ट थी मेरी नेटवर्क इफेक्ट्स, कि मेरी नेटवर्क अगर ज्यादा है तो वो ऑलरेडी एक बैरियर की तरह एक्ट करेगा। फिर जो मेरी सेकंड बैरियर टू एंट्री थी, इट वाज लीगल बैरियर। लीगल बैरियर में क्या क्या था हमारा, एक तो गवर्नमेंट पेटेंट्स लगा देती है, पेटेंट्स कह लो या कॉपीराइट्स कह लो। ठीक है, जो सेकंड था वो था मेरा फ्रेंचाइजी। ठीक है, फ्रेंचाइजी कह लो, या फिर और लाइसेंसिंग भी कह दो, लाइसेंसिंग, कि गवर्नमेंट लाइसेंस प्रोवाइड कर देती है, या फिर फ्रेंचाइज किसी मतलब किसी एक ही इंडस्ट्री को देती है कि वही मार्केट में उस गुड्स को, पर्टिकुलर गुड्स को सेल कर सके। ठीक है, और थर्ड इज टैरिफ्स एंड ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, कि अगर हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को, डोमेस्टिक मोनोपोली को बचाना है, उसे सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है सो दैट दे कैन ग्रो बेटर, तो उसके लिए हम टैरिफ्स लगा देते हैं। हाई टैक्सेस पे ही नहीं करेगी कोई कॉम्पिटिटर। ठीक है, जो मेरी थर्ड टाइप ऑफ बैरियर थी, इट वॉज स्ट्रेटेजिक बैरियर, जो कि कंपनीज लेती है। तो कंपनीज क्या करती है, प्राइसेस को, बेसिकली जो प्रीडेटरी प्राइसेस होती है उसमें चेंज लाती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या फिर कह लो टेम्पोररी फेज के लिए प्राइस को इतना डिक्रीज कर देती है, कॉस्ट से भी डिक्रीज कर देती है, सो दैट जो कॉम्पिटिटर है वो इस लेवल पर ऑपरेट ही ना कर पाए और वो ऑलरेडी मतलब मार्केट से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है मेरी ब्रांड लॉयलिटी। हम ऐसे ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं कि मतलब हमारे अलावा मार्केट में कोई आ ही ना सके, बेसिकली ये ब्रांड के फेथ पे डिपेंड करता है। एंड हैवी एडवर्टीजमेंट, हैवी
एडवर्टीजमेंट, अगर हम एडवर्टाइजिंग मेरी हैवी होगी, स्ट्रांग होगी, तो मेरी ब्रांड स्ट्रांग बनेगी, ठीक है। और किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटर को मार्केट में एंटर करने के लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसमें कॉस्ट इंकर होता है, तो इट विल एक्ट एज अ बैरियर, ठीक है। तो बेसिक बैरियर्स ऑफ एंट्री 3 होते हैं। स्ट्रक्चरल बैरियर जो मेरी इंटरनल या फिर कह सकते हो इनहेरेंट इनहेरेंट क्वालिटीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है फॉर्म के। लीगल बैरियर्स गवर्नमेंट के थ्रू क्रिएट होता है। और स्ट्रेटेजिक बैरियर फॉर्म्स क्या एक्ट करती है बैरियर्स क्रिएट करने में, तो उसे हम लोग कहते हैं। सो दिस वाज टोटली व्हाट इज बैरियर्स टू एंट्री मोनोपोली मार्केट में, और कितने टाइप्स ऑफ बैरियर्स ऑफ एंट्री होते हैं और उनके कितने एग्जांपल्स होते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम करेंगे बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का केस क्रिएट होता है। सो थैंक यू फॉर टुडे, बाय।